बच्चों चैप्टर नंबर 2 है हमारा सप्लाई। जो जीएसटी लगता है इंडिया में, जो हमने जीएसटी पढ़ रहे हैं वो जीएसटी लगता है सप्लाई पर। तो सप्लाई क्या होती है ये पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। सप्लाई क्या होती है, कैसे हम जीएसटी कब निकालते हैं, कौन से सप्लाई पर जीएसटी लगेगा, कौन सी सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये सारी चीजें हमें अच्छे से देखनी पड़ेंगी। Taxable event in any transaction or occurrence that result in a tax consequence. Before levying any tax, taxable event needs to be ascertained. हमेशा जब भी टैक्स लगता है तो हमें टैक्सेबल इवेंट का पता लगाना होता है। टैक्सेबल इवेंट मतलब कब वो काम हुआ है कि टैक्स लगेगा। तो जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। इट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम। ये बहुत जरूरी चीज है कि टैक्सेबल इवेंट आ जाए, और टैक्सेबल इवेंट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इट डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच टैक्स वुड बी लिवाइड। क्योंकि जिस पॉइंट पर टैक्स लगेगा अगर वो पॉइंट नहीं है और टैक्स उस टैक्स का रेट चेंज हुआ है सपोज 2-4 दिन के अंदर अंदर, तो आपके लिए टैक्स रेट पुराना लगेगा, नया लगेगा, या पहले टैक्स नहीं लगता था अब लगना शुरू हुआ है। तो पॉइंट ऑफ सप्लाई आपको पता होना जरूरी है, टैक्सेबल इवेंट पता होना जरूरी है, किस समय टैक्स लगेगा ये पता होना जरूरी है। इन जीएसटी देयर इज वन कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट दैट इज सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो जो सप्लाई है सर्विस की हो, गुड्स की हो, या दोनों साथ में हो रहे हो। Various taxable event, namely manufacture, sale, rendering of service, purchase, entry into a territory of state, etc., have been done away with in favor of just one event, supply. तो मैन्युफैक्चरिंग पर जीएसटी नहीं है, सेल पर जीएसटी नहीं है, कहीं सर्विस देने पर नहीं है, कुछ परचेज करने पर नहीं है, कहीं एंट्री करने पर नहीं है, जीएसटी है सप्लाई पर। तो जीएसटी किस चीज पर लगता है? सप्लाई पर। कुछ रिलेवेंट डेफिनेशंस हैं उन्हें देख लेते हैं। गुड्स, जैसे जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स का क्या मतलब है? तो गुड्स का मतलब है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो गुड्स के मीनिंग में नहीं आ रहा है जनरली, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा मतलब। एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बेचने पर सप्लाई इधर उधर सब सिक्योरिटी पर भी नहीं लगेगा, बट includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन अगर क्रॉप, ग्रास या कोई लैंड से अटैच चीज है जो मूव हो सकती है तो वो भी गुड्स के दायरे में आएगी। तो गुड्स और सर्विस पर लगता है जीएसटी। तो गुड्स में सब कुछ आ गया, दो चीजों को हटाया है, मनी और सिक्योरिटीज। अगर आगे जाकर हमें जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल और एजेंट में, तो प्रिंसिपल का क्या मतलब है? वो इंसान ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन हुज बिहाफ, जिसके बिहाफ पर एजेंट बिजनेस चला रहा है और सप्लाई कर रहा है या रिसीट कर रहा है गुड्स या सर्विस या दोनों। कई बार क्या होता है कि आपके बिहाफ पर आपका एजेंट काम करता है। तो अगर आपके बिहाफ पर आपका एजेंट काम कर रहा है तो आप प्रिंसिपल हैं। इस जीएसटी एक्ट में फैमिली का क्या मतलब है? फैमिली का मतलब है स्पाउस, मतलब जीवन साथी,
हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दैट ऑन सेड पर्सन। तो ये हमारा फैमिली का मीनिंग है। बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बोल दिया, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, मतलब सब कुछ आ गया। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी, बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस की वजह से या वैसे किसी भी तरीके से अगर हम बिजनेस से रिलेटेड, ए पॉइंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो भी बिजनेस कहलाएगा। वो एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन चाहे वॉल्यूम ज्यादा हो कम हो, फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो, कंटिन्यू हो या ना हो, रेगुलर हो या ना हो, तो भी हम उसे बिजनेस के मीनिंग में लेंगे। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। अगर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, और अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी सारी चीजें, चाहे वो कैपिटल एसेट है या सर्विसेज, सब वो भी आ जाएंगे बिजनेस के मीनिंग में। बिजनेस को स्टार्ट करना बंद करना भी आएगा। प्रोविजन बाय क्लब, सोसाइटी, एसोसिएशन, एनी बॉडी जो बेनिफिट्स देते हैं अपने मेंबर्स को, चाहे पैसे के बदले में, सब्सक्रिप्शन के बदले में और एनी अदर कंसिडरेशन, वो भी सब बिजनेस के मीनिंग में आ रहा है। अगर हम किसी एरिया में, प्रीमाइसेस में किसी को एंट्री देने के लिए, एडमिशन देने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो भी हमारा बिजनेस के मीनिंग में आ रहा है। सर्विस एक पर्सन दे रहा है एज ए होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन, कोई सर्विस दे रहा है। एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब, कोई लाइसेंस बुक है, एक्टिविटी है, मतलब लगभग सारी चीजें आ जाएंगी। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि आपको ये डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए, तो आपको कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन को तो एज इट इज ही लिखा जाता है, लेकिन काफी बड़ी डेफिनेशन है। इसके अलावा सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई काम करती है तो वो भी हमारा बिजनेस के दायरे में आ रहा है। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। कंसिडरेशन बहुत जगह यूज होगा, तो कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा? कोई पेमेंट आपने करी है, टू बी मेड, करनी है फ्यूचर में, वेदर इन मनी और अदरवाइज, जरूरी नहीं है कैश में, पैसे में हो, कोई सामान भी दे सकते हैं आप। इन रेस्पेक्ट ऑफ और रेस्पॉन्ड टू और इंड्यूसमेंट ऑफ और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, माल या सर्विस या दोनों से रिलेटेड हो। वेदर बाय द रेसिपिएंट, जिसको आप सर्विस या माल दे रहे हैं वो पैसा ले, सामान ले, या उसके बिहाफ पर कोई और ले। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है या तो उसे, या गवर्नमेंट दे रही है तो उसे हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और forbearance in respect of or in response to or for inducement of the supply of goods, service और both, मतलब कोई काम करना या नहीं करने की वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, वो भी हमारा कंसिडरेशन होगा। However, a deposit given in respect of the supply of goods or service or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as a consideration for the said supply। इसका मतलब ये है, सपोज आपकी मेरे पास 10,000 रुपए जमा है और आपने मेरे से कोई सामान मंगाया है, अगर वो 10,000 में उस सामान के लिए एडजस्ट कर दूंगा तो वो कंसिडरेशन है, अदरवाइज वो कंसिडरेशन नहीं है।
एक्शनेबल क्लेम का क्या मतलब है? ये ऐसा क्लेम है किसी डेट के लिए other than a debt secured by mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property, or to any beneficial interest in movable property not in possession, either actual or constructive, of the claimant, which the civil court recognize as affording ground for relief, whether such debt or beneficial interest be existing, accruing, conditional or contingent. देखिए, आपने किसी को कोई पैसा दे रखा है, आपका पैसा फंसा हुआ है, आपने उससे पैसा लेना है, उसके लिए आपका जो क्लेम है उसे हम बोलते हैं, आपका क्लेम जो आपने लेना है मींस क्लेम टू एनी डेट, किसी को पैसा आपने उधार दिया उसके लिए, अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, अगर वो डेट सिक्योर्ड है तो नहीं, अगर वो हाइपोथेकेशन या प्लेज है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का तो भी नहीं, और टू एनी बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन, अगर आपका किसी में असेट में इंटरेस्ट है तो वो भी नहीं, ठीक है। तो आपका इसके अलावा वैसे अगर किसी से कोई पैसा लेना है, आपका पैसा बनता है, तो उसे हम बोल देंगे। मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होता है? मैन्युफैक्चर का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसी और चीज में। तो मैन्युफैक्चर मींस प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट इन एनी मैनर दैट रिजल्ट्स इन इमर्जेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आप रॉ मटेरियल लगाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनकर आता है तो उसको हम मैन्युफैक्चर बोल देते हैं। मनी, इंडियन लीगल टेंडर या फॉरेन करेंसी चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, सब मनी के दायरे में आ जाएंगे। टैक्सेबल सप्लाई किसे कहते हैं? ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जिसके ऊपर टैक्स लगता है तो उसे हम टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐसी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहलिक लिक्वर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। सेल ऑफ लैंड पर जीएसटी नहीं लगता है तो वो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। टैक्सेबल टेरिटरी का क्या मतलब है कि जहां पर ये एक्ट, जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है वो हमारा टैक्सेबल टेरिटरी आ जाता है। सर्विस का क्या मतलब है? गुड्स का मतलब तो हमने देख लिया था। सर्विस का क्या मतलब है? तो सर्विस का मतलब है एनीथिंग अदर देन गुड्स, माल के अलावा। और माल में हमने क्या इंक्लूड नहीं करा था? मनी एंड सिक्योरिटी। तो माल, मनी और सिक्योरिटी के अलावा सब कुछ, बट इसमें आएगा इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे आप डॉलर लेकर गए, रुपया लेने के लिए, इंडियन रुपये के लिए डॉलर दिया, रुपया ले लिया, कन्वर्जन कर लिया करेंसी का, तो वो भी सर्विस में आएगा। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी अपने आप में सर्विस नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी को खरीदने बेचने के लिए आप कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं, ब्रोकरेज ले रहे हैं, वो सर्विस के दायरे में आएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सप्लायर कौन है? जो माल या सर्विस आपको दे रहा है। shall mean the person supplying the service or goods or both, and shall include an agent acting on behalf of such supplier। तो सप्लायर वो है जो माल दे रहा है, सर्विस दे रहा है, और उसका एजेंट भी सप्लायर है। अगर सप्लायर प्रिंसिपल का बिहाफ पर कोई एजेंट काम कर रहा है तो वो भी सप्लायर माना जाएगा। रेसिपिएंट का मतलब है जिसको सर्विस या गुड्स मिल रहे हैं। Where a consideration is payable for the supply of goods or service or both, the person who is liable to pay the consideration,
मैंने आपको माल बेचा, आप मुझे पैसा देंगे, तो आप कौन है? रेसिपिएंट। जो सप्लाई ले रहा है, रेसिपिएंट का मतलब पैसा लेना नहीं है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ले रहा है तो वो पैसा देगा ना, तो जो पैसा देने के लिए जिम्मेदार है। नो कंसिडरेशन इज पेबल द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर और मेड अवेलेबल। अगर आपको पैसा नहीं देना है, फ्री में दे रहा हूं मैं, तो सामान आपको मिल रहा है, सर्विस मिल रही है, तो आप कौन है? रेसिपिएंट, जिसके पास सामान आ रहा है या सर्विस मिल रही है। And where no consideration is payable, the person to whom the service is rendered and any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient of the supply and shall also include an agent। मैंने आपको माल देना है, आपके बिहाफ पर आपका एजेंट माल ले रहा है या सर्विस ले रहा है, तो वो भी रेसिपिएंट है। आप तो हैं, वो भी है। पर्सन, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा, पर्सन कौन होता है? इनकम टैक्स में लिखते हैं पर्सन होता है इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यहाँ लिस्ट लंबी है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप की अलग हेडिंग है, AOP, BOI है। इसके अलावा कोई कॉरपोरेशन है जो गवर्नमेंट के अंडर में है, बॉडी कॉरपोरेट है, किसी भी तरीके से बनी है अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, वो भी सब आ जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, सब लोग आ जाएंगे। टैक्सेबल पर्सन कौन है? टैक्सेबल पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वो ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। पैसा आपकी जेब से जाएगा अगर GST का, और मैं सप्लायर हूं, तो मैं आपसे GST का पैसा तभी ले सकता हूं जब मैं रजिस्टर्ड हूं। मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो मैं आपसे GST का पैसा ही नहीं ले सकता, तो मुझे ही जमा कराना है गवर्नमेंट के पास। बच्चों ध्यान से समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 क्या कॉन्सेप्ट है सप्लाई का? द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इज द की स्टोन ऑफ GST। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई आर कंटेन्ड इन चैप्टर 3 ऑफ द CGST एक्ट, read with various schedule given under act। Following section and schedule shall be discussed in this chapter to understand the concept of supply। तो schedule number 1 2 section 7 उसके सब पार्ट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम सेक्शन 7 की बात करते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए कहता है कि सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई के अंदर क्या आएगा? All forms of supply of goods or service or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of or furtherance of business। इसके अंदर ये तो समझ में आ गया, सप्लाई में किसी भी तरीके से गुड सर्विस दे रहे हैं, सब सप्लाई में आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर ज्यादा जरूरी चीज है वो ये, एक तो यहाँ पर वर्डिंग यूज है और कंसिडरेशन, मतलब कि आप कुछ पैसा ले रहे हैं, कुछ बदले में ले रहे हैं, और दूसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप सप्लाई कर रहे हैं फॉर द इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड आप सप्लाई कर रहे हैं और कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं, तो वो सप्लाई के मीनिंग में आएगा। तो जो सप्लाई कर रहा है वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, घर में मम्मी ने खाना बना कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स है, उस पर GST लगाने लगोगे? बताओ लगेगा या नहीं? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहां कंसिडरेशन भी नहीं है। खैर, लेकिन पता चला आप मम्मी को देने लगे, लो जी कमाने लगे, लो जी 5,000 रुपए, बदले में आपको क्या मिलेगा? सामान, खाना पीना। लेकिन क्या वो बिजनेस है उनका?
नहीं, ठीक है। सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में और क्या आता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी क्या कह रहा है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या बवाल है और क्या मतलब है, इसको समझो। कोई अमेरिका से आपको सर्विस दे रहा है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो डेस्टिनेशन इंडिया में है तो जीएसटी लगना चाहिए। अब अमेरिका से कोई सर्विस दे रहा है तो उसे कैसे पकड़े, उसे तो हम जानते नहीं है, लेकिन सर्विस ले कौन रहा है, आप ले रहे हैं, आप इंडिया में, तो आपको तो जानते हैं ना। देखो यहां पर लिखा है वेदर और नोट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसका लॉजिक है, उसे समझो। मिस्टर ए इंडियन है और ये मिस्टर बी ये भी इंडियन है, इनको सेल कर रहे हैं गुड्स के लिए, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। मेन बात यह है कि इन्होंने इन्हें पैसा दिया हो, कंसिडरेशन हुआ हो, है ना, और इन्होंने जो माल बेचा है ये बिजनेस से रिलेटेड हो, है ना, ये वाली हमारी कंडीशंस है। क्या कहीं ये लिखा है कि मिस्टर बी के बिजनेस से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं लिखा है। जो सप्लाई कर रहा है उसके बिजनेस से रिलेटेड हो। रीजन बीइंग, आप सामान लेने मार्केट गए, आपको अपने लिए कंज्यूम करना है सामान, तो अगर आपको सामान अपने लिए कंज्यूम करना है तो वो जीएसटी तो लगेगा। मिस्टर बी घर के लिए सामान खरीदने गए हैं सुपरमार्केट में, तो मिस्टर बी जो सामान खरीद रहे हैं जीएसटी तो लगेगा। अब मिस्टर बी के लिए बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना है वो, फिर भी जीएसटी लगेगा। तो जो कंडीशन है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, वो सप्लायर के लिए है, सप्लायर के लिए, ना कि रेसिपिएंट के लिए। रेसिपिएंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ये उनके बिजनेस से रिलेटेड हो, तो इसका मतलब कौन, सप्लायर। अब ये सप्लायर अगर इंडिया में नहीं है और ये यूएसए में है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मिस्टर बी को हम पकड़ रहे हैं कि मिस्टर बी से हम ले लेंगे जीएसटी। अब मिस्टर बी के बिजनेस के लिए जरूरी थोड़ी ना हो, इसलिए यहां ये वर्डिंग लिखी है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस, अगर आप सर्विस इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी से सर्विस ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। अदरवाइज तो कोई भी उस पर नहीं देगा टैक्स, कहेगा मैं तो भैया उसको अपने यूज करने के लिए ले रहा हूं। तीसरा, थर्ड क्या है, The activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. हमने बात करी है कि सप्लाई के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए। लेकिन इस शेड्यूल 1 में एक्सेप्शन दे रखे हैं कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम सप्लाई मानेंगे, तो इसलिए इसमें सी में बोल दिया कि जो शेड्यूल 1 में एक्टिविटी बोली है उसे हम सप्लाई मानेंगे, चाहे माल कंसिडरेशन है या नहीं है। तो तीन चीजें पड़ी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में, एक 3 क्लोज है एबीसी। ये कहता कि माल या गुड्स जो भी है वो सप्लाई होगा अगर वो कंसिडरेशन के लिए है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है। और बी में लिखा है कि अगर आप इंडिया के बाहर से कोई सर्विस लेते हैं
तो पैसा दे रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, सर्विस इंडिया के बाहर से आ रही है, तो वो क्या है? सप्लाई है। और तीसरा है स्केड्यूल 1 में जो लिखा है वो भी सप्लाई है। सब सेक्शन 1A क्या कहता है? Where certain activity or transaction constitute a supply in accordance with the provision और सबसेक्शन 1, मतलब जो अभी अभी हमने तीन चीजें देखी, इन तीनों में जो भी सप्लाई हो गया, दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज रिफर टू इन स्केड्यूल 2। अब हमने ये तो पता चल गया सप्लाई है, अब सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है, ये कैसे पता चलेगा? स्केड्यूल 2 में बता रखा है ये कि कौन सी सप्लाई गुड्स की है और कौन सी सप्लाई सर्विस की है। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A हमें बता रहा है कि ये पता लगाने के लिए कि ये सप्लाई गुड्स की है सर्विस की है, आपको स्केड्यूल नंबर 2 देखना चाहिए। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो भी सबसेक्शन 1 में लिखा है उससे भूलकर ये कहो, हमारी बात सुनो, कि एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो स्केड्यूल 3 में बता रखी है और सच एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो पब्लिक से रिलेटेड है एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और रिकमेंडेशन शैल बी ट्रीटेड नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये बता रहा है सबसेक्शन 2 कि भैया कौन सी सप्लाई है, जो है तो सही सप्लाई लेकिन हम उन्हें सप्लाई नहीं मानेंगे, तो वो स्केड्यूल 3 में बता रखी है। और जो पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट काम कर रही है उसको भी हम नहीं मानेंगे, नोटिफाइड जो है उन्हें हम नहीं मानेंगे, गुड्स या सर्विसेज को जो हम गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है उसे भी हम नहीं मानेंगे। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? Subject to subsection 1, 1A and 2, the government may, on the recommendation of council, specify by notification the transaction that are to be treated as। गवर्नमेंट चाहे तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में नोटिफिकेशन के थ्रू, काउंसिल अगर कहती है, रिकमेंड करेगी काउंसिल, तो गवर्नमेंट चाहे तो क्या करेगी? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू वो बताएगी कि क्या चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, क्या चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ये गवर्नमेंट बता सकती है सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में। तो अगर हम इसे एनालाइज करें तो हम क्या कहते हैं? द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 7, हम क्या कह सकते हैं? सप्लाई या तो माल की हो, गुड्स की हो, या सर्विस की हो, या बोथ हो, दोनों भी हो सकते हैं। सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज लाइक मनी और सिक्योरिटी डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। तो अगर आप मनी या सिक्योरिटी की सप्लाई करेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई किस चीज के लिए होनी चाहिए? कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, और सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ये तीनों चीजें अप्लाई हो रही हैं फिर भी हम उन्हें सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसा हो सकता है कि कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मानेंगे, तो ये एक्सेप्शन है, अभी आगे पढ़ेंगे। Aforesaid parameters describe the concept of supply. However, there are a few exceptions to second and third parameter. The requirement of supply being made for a consideration and in the course or furtherance of business. इसकी कुछ exceptions है। In the GST law, few exceptions have been carved out when a transaction is deemed to be a supply even without consideration. Schedule number 1 में similarly, condition of supply to be made in the course of furtherance has been relaxed in course of import of services. Import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business is treated as supply. Further, there are also cases where transaction is kept out of the scope of supply despite the existence of above 2 parameter. मतलब कंसिडरेशन भी है, बिजनेस के रिलेशन में भी है, फिर भी हम उसे सप्लाई नहीं मान रहे।
ऐसी लिस्ट दी गई है जिसे हम नहीं मानेंगे। जीएसटी लॉ हैज क्लासिफाइड सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस ईदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। Government also empowered to notify transactions that are to be treated as a supply of goods but not services, which will be treated as supply of services not goods. ये गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कह सकती है आपसे। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, उसमें चाहे रेंटल डिस्पोजल सब कुछ आ गया। इस सबको हम एक एक करके देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे सप्लाई में क्या क्या आता है। सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में हमने क्लोज ए में क्या क्या लिया, तो इसमें है सेल एंड ट्रांसफर। तो सेल का मतलब होता है आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी पैसे के बदले में। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। बार्टर एक्सचेंज भी आ जाएगा, एक सामान के बदले में दूसरा सामान लेना देना क्या कहलाता है, बार्टर। जैसे आपने एक नई कार 5 लाख रुपए की खरीदी, पुरानी कार दे दी और 4 लाख रुपए कैश दे दिया, तो ये भी हमारा सप्लाई में आ जाएगा। लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब भी आ जाएगा। तो यहां पर हमें क्या देखना है, अगर आपने सेल करा है, शादी प्लेज है, गिविंग अवे, यूज, कंजम्पशन, डिस्पोजल, सब कुछ आ जाएगा। रेंट पर दिया वो भी आ जाएगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी, कंसिडरेशन होना चाहिए। सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है पेमेंट, जरूरी नहीं है पैसे के लिए हो, काइंड में हो सकती है। इट कवर्स एनीथिंग विच माइट बी पॉसिबली डन, गिवन और मेड इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स। मैंने आपको 5 लाख की कार दी है ना, और बदले में आपसे कुछ ज्वेलरी ले ली, तो ये भी क्या है, कंसिडरेशन है। Further, a consideration need not always flow from the recipient of supply. मैं आपको दे रहा हूं कोई सामान, हो सकता है पैसा कोई और आपके ब्याह पर मुझे कोई और दे रहा हो, तो कंसिडरेशन रेसिपिएंट से मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ये थर्ड पर्सन से भी मिल सकता है। However, any subsidy given by central or state government is not considered as consideration. हम पहले भी बात कर चुके हैं। डिपॉजिट के लिए भी बात कर चुके हैं। अगर कोई डिपॉजिट है तो उसे कंसिडरेशन तभी मानेंगे जब वो एडजस्ट हो जाएगा उसके लिए। Let us examine the existence of consideration in the following two situations or scenarios. Donation received by charitable institute from individual donors without quid pro quo, मतलब समथिंग फॉर समथिंग। अगर डोनेशन मिला और कुछ कर नहीं रहे हो तो उसे डोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो और या आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन, तो डोनेशन मिली है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को। व्हेन द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन रेसिपिएंट institution premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of, कि वो भावनाओं में उसकी भावनाएं पता चले। आप कभी मंदिर गए हो तो कभी कभी मंदिर में लिखा होता है कि ये वाला पत्थर, ये वाला दीवार, ये वाला फर्श रमेश चंद जी ने अपनी बच्चों की बीवी की याद में बनवाया, ऐसा कुछ लिखा होता कई बार। तो इस भवन का निर्माण रमेश चंद जी ने इस दिन इतने तारीख को इतने पैसे दे करके कराया या इतना पैसा दिया।
तो ये एम नहीं है पब्लिसिटी का, अगर एम नहीं है, डोनर बस ये कह रहा है ताकि लोगों को और ज्यादा दान दें। लेकिन अगर बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है, 50,000 रुपए देके बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया और बर्तन की दुकानें लिख दिया जी सप्रेम भेंट और राधेलाल एंड ब्रदर्स, और लिखा है जी बर्तन विक्रेता, और एड्रेस फेड्रेस सब लिखा है, बड़ा बड़ा ऐड है, तो ऐड हो गया ना। is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that is would be an advertising or promotion of his business, then it can said be no supply। तो अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं, अपना नाम या बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा है, नॉर्मल दान दे रहे हैं, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि सप्लाई के लिए कंसिडरेशन के लिए गुड्स और सर्विस की सप्लाई देनी है, ठीक है ना, और वहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। यहां पैसा दे रहे हैं, बदले में तो कुछ ले नहीं रहे, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पैसा दे रहे हैं तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। आर्ट वर्क sent by artist to gallery for exhibition is not a supply, no consideration flow from gallery to the artist। आपका कोई एग्जीबिशन है, वहां हमने अपनी जो हमारी पेंटिंग, जो भी हमारा वर्क है, वर्क ऑफ आर्ट है, वो दे दिया, हमने जाकर लगा दिया, वापस दे दिया बाद में, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो ये भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, ठीक है। आर्टिस्ट गिव देयर वर्क of art to gallery where it is exhibit for the supply, however no consideration flow from the gallery। हाँ, जब ये बिक जाएगी, पैसा आएगा तो वो माना जाएगा सप्लाई, तब जीएसटी लगेगा, अभी नहीं। सप्लाई शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सप्लाई होनी चाहिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब जीएसटी इज एसेंशियली a tax only on commercial transaction, hence only those supply that are in course or furtherance of business qualify as supply under GST। मतलब any supply made by an individual in his personal capacity do not come with the ambit of GST unless they fall within the definition of business। बिजनेस का डेफिनेशन हमने देखा था, बहुत बड़ा था। बिजनेस के डेफिनेशन में कोई चीज नहीं आती है तो आप पर जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस इंक्लूड एनी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ट्रेड और बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड हो गया, चाहे इंसिडेंटल है चाहे एंसिलरी है, तो भी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ ने एक कार खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, और 1 साल बाद उसने बेच दी एक कार डीलर को। सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू अ कार डीलर इज नॉट ए सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट, बिकॉज क्यों, आपने एक पर्सनल कार बेची, जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं है ना, तो वहां पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। तो सप्लाई का मतलब है कि बिजनेस सप्लाई किसी भी तरीके की, और 7(1)(b) में लिखा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन whether or not in the course or furtherance of business। This is only exception to the condition of supply when made in course or furtherance of business। एक प्रोपराइटर है, उसने आर्किटेक्ट सर्विस अपने घर के लिए ली है न्यूयॉर्क से $5,000 में। आप अपने घर का डिजाइन बनवा रहे हैं और घर का डिजाइन आपने एक आर्किटेक्ट से बनवाया है जो न्यूयॉर्क में है, उसने $5,000 लिए आपसे। द इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय रमैया इज सप्लाइड अंडर सेक्शन 7(1)(b) दो इट इज नॉट कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। असल में यह उल्टा, बार बार ये कहने की जरूरत ही नहीं है भैया, जो आर्किटेक्ट है उसके लिए तो बिजनेस है ना, आपके लिए नहीं है। तो जो यूज कर रहा है रेसिपिएंट है उसके लिए तो कभी भी हम नहीं देखते हैं। ये इतनी कंफ्यूजन फालतू में फैला रखी है, इसकी जरूरत ही नहीं थी इतनी बहस करने की।
कि हमने दायरा बढ़ा दिया। दायरा कैसे बढ़ा दिया? हम माल बेच रहे हैं तब भी अगला जो है इंसान रिसिपिएंट अगर उसे यूज नहीं कर रहा है तो भी तो उस पर लग रहा है। तो यहां कौन सा दायरा बढ़ गया? बस ये है कि इंडिया के बाहर से आ रही है, उसे हमने इंक्लूड कर लिया है सर्विस को।